हेलो। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी लोग नहीं आए, कहाँ रह गए? ज्यादा क्वेश्चन हो गए इसलिए डर भी जाते हैं, है ना। टेस्ट में यही प्रॉब्लम होती है। टेस्ट में पहले तो सब बात मतलब शुरुआत तो कर देते हैं, फिर भागने लगते हैं दाएं बाएं। अच्छा, आज के टेस्ट जो क्वेश्चन थे वो तो काफी लोकल फॉर वोकल। ये अच्छा, ये स्वप्निल आपके हैं? यस सर। अच्छा। और ये रचना जी आपके हैं, ठीक है। जूमिंग खेती की अधिकता के कारण, ठीक है। क्लियर क्यों नहीं आ रहा है इसमें? ठीक है, ठीक है। तो जितने जो क्वेश्चन अच्छा, कल्चरल टूरिज्म का, ओके। चलिए क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन थे उनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें लिखने में प्रॉब्लम आई हो? एक बार मैं क्वेश्चन देखता हूँ पहले। क्वेश्चन शायद इसी ग्रुप में थे और क्वेश्चन वहां भी गए थे आपके टेलीग्राम पे भी। जी, क्वेश्चन तो एक इसमें था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत से आप कहां तक सहमत हैं, है ना। दूसरा था पर्यटन को बढ़ावा देने में संस्कृति की क्या भूमिका है। और तीसरा था नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद में है, इसकी प्रक्रिया क्या है। जो नए राज्य का गठन है वो क्योंकि कल 1 नवंबर भी था। और पॉक्सो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। पॉक्सो ये नहीं लिख पाए मेरा पॉक, फोर्थ वाला। अच्छा, पॉक्सो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। झूमिंग खेती से मृदा की उर्वरता में कमी आएगी या नहीं और इसके क्या प्रभाव होंगे, इस पर चर्चा करें। लोकल फॉर वोकल पर संक्षिप्त लेख लिखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान बताएं। तो ये क्वेश्चन थे, है ना। तो और इससे पहले वाले भी ठीक है। देखो, जो आप लोगों ने चेक जो लिखे हैं वो तो हम चेक कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें क्वेश्चन है लोकल फॉर वोकल, इस पे क्वेश्चन हमने इसलिए दिलाए थे ये वाले कि ताकि कल ही ये टॉपिक डिस्कस भी हुए थे, है ना। और ये हमने करने की कोशिश की थी। पॉक्सो एक्ट पर लेख लिखें, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी लेख लिखने में? अर्चना जी, आपने लिखा था इस पे? जी, समझ में नहीं आया ये फोर्थ वाला और वो सिक्स वाला लोकल फॉर वोकल वाला, ये भी समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। लोकल फॉर वोकल और पॉक्सो। सर पॉक्सो जो है वो मतलब चाइल्ड की तरफ से प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम, मतलब उस पे है ऑप्शंस पे। 2012 का एक्ट है ये, जो यौन शोषण के खिलाफ बच्चों के खिलाफ ये हुआ था, तो मैंने लिखा है इस पे। 18 साल के कम के जो किसी भी बच्चे के साथ अगर कोई दुराचार होता है तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसमें सर एक्ट 11 को भी यौन शोषण के को भी परिभाषित किया गया है। जैसे कोई बच्चे किसी बच्चे या जैसे कोई व्यक्ति हो किसी बच्चे के साथ किसी तरह का उल्टी सीधी हरकत करता है या उसका प्रयास करता है तो ये धारा के तहत उसको दोषी माना जाता है। ठीक है। यानी जो इसके बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है ये, है ना, ये जी है। सर। तो ठीक है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये जैसे यही टॉपिक था, पॉक्सो पर टिप्पणी लिखें। तो टिप्पणी में टिप्पणी ही है प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है, चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल अफेयर्स इन 2001, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
सही है। बस देखो एक चीज इसमें और बढ़ाई जा सकती थी, वो ये थी कि इसमें इम्पोर्टेंस क्या है ना। जैसे मान लीजिए अगर इसी को हमने लिखना है, जैसे ये पॉक्सो पॉक्सो एक्ट के बारे में लिखना अगर हमें है, पॉक्सो एक्ट के बारे में अगर लिखना है तो सबसे पहले हमें टिप्पणी लिखनी थी। तो सबसे पहले तो ये लिखना था कि ये है क्या, है ना। सबसे पहले ये लिखना था कि ये है क्या। तो ये जो आपने लिखा है बिल्कुल सही लिखा, ये एक्ट है और ये किसके लिए किया गया। उसके बाद है इसमें जो है, एक तो ये बताना था आपको कि ये क्या है, और दूसरा इसमें ये बताना था कि इसमें फीचर क्या है, इसमें प्रावधान क्या है ना। प्रावधान क्या है या इसके अंदर क्या कानून है, इसकी बात करनी थी कि कौन कौन सा लीगल प्रोसीजर है। उसके बाद एक चीज हम और इसमें जोड़ सकते थे, वो ये थी कि इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंस यानी महत्व, इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है या इसका उद्देश्य क्या है। तो ये चीज हम उसमें और ऐड कर सकते हैं। मतलब इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या है। तो पहले तो आपने एक दो लाइन बता दिया। मान लीजिए हमें इसको 100 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो 100 वर्ड में आपको क्या करना है कि आपको लगभग 20 to 30 वर्ड ये लिख देना है। ठीक है, 20 to 30 तो ज्यादा हो गए, हम ये मान सकते हैं 15 to 25 वर्ड ये लिख देना है कि क्या है। ठीक है, 15 to 25। उसका कानून के बारे में आपको क्या लिखना है कि अब इसमें ये मान लीजिए कि कम से कम 40 वर्ड यहाँ लिखना है और 40 वर्ड यहाँ लिखना है, 40 लिखना है। तो 80 और 25 100 शब्द हो जाएंगे। इस तरह से करना है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, पर इसको वही समझ, इसमें कोई भी अगर कानून है, ठीक है। तो एक चीज में कुछ आपको हिंट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर एक्ट है ना, कोई भी एक्ट है, कोई भी प्रावधान है ना, और कोई भी योजना है, कोई भी कार्यक्रम है, इस तरह से अगर कभी कोई क्वेश्चन बनता है शॉर्ट नोट में, जैसे मान लीजिए हम इसको फॉर्मेट कैसे कर, जैसे अगर हम सपोज कीजिए कहते हैं आधार कार्ड के आधार के संबंध में आप एक शॉर्ट नोट लिख लिए। आधार सब जानते हैं, तो क्या क्या लिखना है, तो सेम चीज यही लिखना है। तो सबसे पहले एक्ट है या कोई प्रावधान है या कोई योजना है या कोई कानून है या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो सबसे पहले आपको यही लिखना पड़ेगा इसके शॉर्ट नोट में कि ये है क्या, ये किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो किसके बारे में आपको मान लीजिए 20 to 30 वर्ड यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है इसके अंदर का मतलब है कि प्रावधान क्या। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है, आधार कार्ड आप बता देंगे ये है। उसके बाद उसके अंदर प्रावधान क्या क्या है, यानी किस किस का आधार बन सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रावधान कौन कौन से उसको हम समझ लेंगे। और उसके बाद फिर इसका उद्देश्य या इसका महत्व क्या है, इसको हम समझ लेंगे। तो इस तरह से कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से फॉर्मेट किया जा सकता है, इस तरह से फॉर्मेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें इस तरह के जो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन था, देखो अब इसमें एक तो क्वेश्चन यही था कि पॉक्सो वाला, एक तो क्वेश्चन ये था, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये ठीक है, हाँ एक ये था लोकल फॉर वोकल, एक ये भी था लोकल फॉर वोकल, एक ये था। और ठीक है, तो इस तरह से वोकल मुझे ज्यादा टफ लग रहा था। हाँ, तो इसमें भी सेम चीज है, इन दोनों को टॉपिक को एक ही फॉर्मेट बनाया जाना चाहिए कि सबसे पहले ये क्या है, फिर इनके अंदर प्रावधान क्या है, और प्रावधान क्या है, और उसके बाद इसका जो है महत्व क्या है ना।
इसको बस इन्हीं इस फॉर्मेट में बना देना था। अब तो आज मैंने लोकल फॉर वोकल समझाया है, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लिखने में, इसको लिख लोगे, है ना। अब तो कोई हाँ, तो वही चीज है। तो अब पॉक्सो में भी अब जब ये टॉपिक है, तो अभी अगर आपको कि कभी भी ऐसा कुछ लगे कि जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो या तो आप पुराना नोट्स देख लिया कीजिए, और ये पॉक्सो हमने समझाया था आपको, कभी न कभी जरूर हुआ होगा, है ना। द हिंदू वाले क्लास में ऐसा शायद ही कोई टॉपिक है जो कभी न कभी नहीं टकराता हो जाता है, ठीक। और मैंने जो आपको टॉपिक लिखाए हैं उनमें भी तो शायद है ये टॉपिक, है सर। हाँ, तो अगर उनमें है तो इसका मतलब हुआ है। तो मैंने इसलिए बोला था आपको कि द हिंदू वाले का जो लिस्ट है, जो टॉपिक है, उनका नोट्स अच्छे से बनाइए, क्योंकि वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कॉस्टली नोट्स बनेंगे आपके, कीमती। तो और उसको देख लीजिए नोट्स में जाके। हाँ, लोकल फॉर वोकल पे हमने डिस्कस नहीं किया था, लोकल फॉर वोकल पे हमने डिस्कस नहीं किया था, हमने कभी देखेंगे इसको। तो वो हमने कल नोट्स दे दिया था, लेकिन नोट्स में भी इतना समझ में नहीं आता है, वो रिटन अलग होता है, सुनना अलग होता है। तो अब ये दोनों चीजें समझ गए थे, तो ये इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। कोई अगर शॉर्ट नोट आए तो सपोज कीजिए कि हमने देखो कौन कौन टॉपिक कर सकते हैं इस तरह से, इस फॉर्मेट में आप मतलब 3 वाला फॉर्मेट कौन कौन सा है कि क्या है और प्रावधान क्या है और इसका महत्व क्या है या उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेट आप किन किन टॉपिक में बना सकते हो। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एनजीटी है, एनजीटी में ये फॉर्मेट बन सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एनजीटी क्या है, इसका प्रावधान क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये बन सकता है इस तरह का फॉर्मेट कि क्या है, प्रावधान क्या क्या है, मतलब प्रावधान मतलब कितने न्यायाधीश हैं और इसमें क्या अपील की जा सकती क्या है, उनको बनाने का उद्देश्य क्या है, इसको इस तरह से हो सकता है। बाकी कोई भी ट्रिब्यूनल का मतलब होता है अधिकरण, कोई भी अधिकरण, जैसे अधिकरण का ऐसे मान लीजिए कोई महिलाओं को लेके कोई ट्रिब्यूनल बना हुआ है ना, या क्योंकि पॉस्को एक एक्ट है, तो इस तरह एनजीटी हो और एससी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी अधिकरण, ठीक है, या कोई भी एक्ट, कोई भी इस तरह के एक्ट हो, कोई भी इसमें स्कीम हो, है ना, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी अभियान हो, तो इस तरह के फॉर्मेट आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इस तरह से बना सकते हैं आप। सर वही तो नहीं बनता, उसी में तो कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या में क्या लिखे और प्रावधान में क्या लिखे और उसके महत्व में क्या लिखे, इसी में कंफ्यूजन होता है। देखो क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसी की बात करें तो हमने क्या बोला था, आपको 15 से 25 वर्ड लिखना है, 15 से 25 वर्ड पहले पैराग्राफ में, ठीक है। ये क्या है, तो हमने पैराग्राफ में क्या बोला था कि लोकल फॉर वोकल भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया एक विजन है ना, एक सपना है, एक अभियान है, ठीक है। इसके द्वारा भारत सरकार जो स्थानीय लोग हैं उनके उत्पादों को बढ़ावा देना चाहती है, ठीक। अब ये हो गया, मुझे लगता है कि इसमें 20 शब्द से कम हो, 20 शब्द आराम से हो गए होंगे, 20 से 25 शब्द, ठीक है। और 20 से 25 शब्द की जरूरत थी स्टार्टिंग में 2 सेंटेंस में, और भी आप दाएं बाएं बातें जोड़ सकते हो, लेकिन जोड़ना नहीं है। उसके बाद प्रावधान क्या है, तो प्रावधान जो हम दूसरा पैराग्राफ बताया था, इसमें 40 शब्द आपको लिखना था, 40 शब्द। प्रावधान में क्या है, प्रावधान में यही है, उनका पर्पज है कि राज्य से राज्य जोड़े जाएं, लोगों से लोग जोड़े जाएं, संस्था से संस्था जोड़ी जाएं, और जिससे क्या होगा, एक दूसरे से सहयोग लेंगे, ठीक है, और जिससे एक दूसरे के
जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनको समझेंगे, एक दूसरे से साझा करेंगे, और साथ ही संस्कृति की एकता बढ़ेगी। इसमें एक राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा, इसमें अपनेपन की भावना का विकास होगा। आपको नहीं लगता ये 40 शब्द तो बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे? अब इसमें इम्पोर्टेंस क्या है ना? अब इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस सरकार यही चाहती है, दो ही इम्पोर्टेंस है उसमें। एक तो है आत्मनिर्भर, है ना, एक तो आत्मनिर्भर है, और दूसरी चीज इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना है, राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना है, और जो स्किल है, ठीक है, जो कौशल है, कौशल रोजगार को बढ़ावा देना है, ठीक है, कौशल रोजगार को बढ़ावा देना है, कौशल रोजगार को बढ़ावा देना है, ठीक है, और अपनी पहचान को बनाए रखना है, पहचान को बनाए रखना। तो 40 शब्द इनमें तो हो जाएंगे कि क्यों शुरू किया गया था, क्या सरकार चाहती है, इसके अंदर क्या है और सरकार क्या चाहती है। तो बस ये तीनों चीज, बस आप क्या, आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि चीजें रिपीट हो रही हैं, लेकिन रिपीट होंगी नहीं। वो यहाँ आप ये लिखोगे कि इसके अंदर वो क्या करना चाह रहे थे, क्या करना है। करना ये है कि लोगों को लोगों से जोड़ना है, सरकार को सरकार से जोड़ना है, संस्थाओं को संस्थाओं से जोड़ना है, ठीक है, और फिर उसके बाद एक दूसरे के अनुभव, एक दूसरे की कुशलता, एक दूसरे की तकनीक एक दूसरे से शेयर करना है ना। तो ये चीजें यहाँ पर है। तो ये क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, अब ये है इसका उद्देश्य। क्यों चाह रहे हैं ऐसा? इसलिए चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने, है ना, इसलिए चाह रहे हैं आत्मनिर्भर बने। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों यूपी में या राजस्थान में जिन्हें हम कुछ हैंडलूम बनाना सिखा सकते हैं। जैसे कोई मिजोरम वाला आए और बोले देखो तुम ये सीख लो, ये सीख लो, तो इससे क्या होगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा। या हो सकता है कोई ऐसा कार्य यूपी वाला एमपी वाले को सिखा दे, या एमपी वाला कर्नाटक वाले को सिखा दे। तो मेन पर्पज क्या, आत्मनिर्भर। दूसरा क्या था इसमें, राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, नेशनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो नेशनलिज्म मतलब जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिलेगा, हमें भावना, हमें अपनेपन की भावना महसूस होगी। तो वो सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति केरला का भी मिल जाता है आपको बाहर, केरला का बाहर मिल जाता है, तो आपको लगेगा, वो बोल दे कि मैं कोच्चि से हूँ, और एक व्यक्ति बोल दे मैं इस्लामाबाद से हूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप कोच्चि वाले के पास आराम से बैठ जाओगे, ठीक है। आजकल फोन बहुत आ रहे हैं मेरे, एक मिनट। आदमी है इस्लामाबाद का है और एक है कोच्चि का, जबकि कोच्चि आपसे दूर है, इस्लामाबाद पास है। तो आपको जो कोच्चि वाला व्यक्ति है उसके पास बैठने में, उससे बात करने में, उससे चीजें शेयर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वही इस्लामाबाद वाले व्यक्ति से आपको झिझक लगेगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान का नहीं है, जबकि इस्लामाबाद वाला ज्यादा आपकी भाषा बोल सकता है, क्योंकि उसको हिंदी उर्दू सेम है, जबकि कोच्चि वाला आपकी इंग्लिश के अलावा समझ नहीं पाएगा। अगर पढ़ा लिखा है तो ठीक है, नहीं तो कम पढ़ा लिखा है तो इंग्लिश भी नहीं समझ पाएगा। तो ये चीज होती है। तो ये कब होगा कि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो राष्ट्रीयता की भावना जगेगी। कौशल रोजगार, कौशल का मतलब होता है कि हम लोग अपने छोटे छोटे कुशलता से, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, छोटे छोटे काम हैं। स्किल का मतलब होता है ट्रेनिंग से सीखना। स्किल और एजुकेशन में डिफरेंस यही होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को मतलब प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से कुछ चीजें सिखा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं स्किल, उसको एजुकेशन नहीं बोलते। तो स्किल तो कौशल के माध्यम से रोजगार दिलाना, ये भी एक तरह से उद्देश्य है, और अपनी पहचान को बनाए रखना, ठीक है, स्थानीयता को और विकसित होगा। तो ये चीज है। इस फॉर्मेट में कोई दिक्कत है बताओ?
जी। नो सर। तो बस यही चीजें हैं, हिम्मत करके लिखना है, हिम्मत करके लिखना है। देखो बहुत से लोग होते हैं, बहुत से क्या ज्यादातर लोग होते हैं पढ़ाई नहीं करते, उसके बाद ज्यादातर लोग होते हैं पढ़ाई भी करते हैं, कठिन पढ़ाई नहीं करते, मतलब कठिन पढ़ाई नहीं करते, चैलेंजेस नहीं लेते, और जो चैलेंजेस लेते हैं उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिजल्ट और असफलताओं को लेके बहुत जल्दी डर जाते हैं। इस यूपीएससी में क्या होता है, जो लोग एक बार रिजल्ट नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, परेशान हो गए, परेशान हो गए, बहुत सारी चीज गलत काम में लग गए, तो वो उनकी तो हिम्मत नहीं कर, असफलताओं को फेस नहीं कर पाते। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि आंसर राइटिंग लिखना, रियल में यूपीएससी के ट्रैक पे चलना। आप समझिए आपके बैच में 9 से 10 लोग हैं जो फाउंडेशन के हैं, है ना, और कुछ लोगों ने इसके लिए एडमिशन भी लिया है, लेकिन सब गायब रहते हैं। मतलब इस सच्चाई से कब तक भागोगे? क्या मेन देखिए सर, ये सबसे बड़ा यही कारण है जो हमें स्ट्रांग बना सकता है। बना सकता है आपको इस? मैं सर मैं सर इतने दिनों में, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ये चीज देखा है कि आंसर राइटिंग के दौरान आप एक आंसर को कई सारे क्वेश्चन में कर सकते हो। जनसंख्या वृद्धि में भी आ सकते हैं, और जैसे कि मतलब जलवायु से कोई संबंधित अगर समस्या है तो उसमें भी आ सकता है। सर उस दिन आपने नगरीकरण के लिए 800 वर्ड 2 क्वेश्चन दिए थे। मैंने सर दोनों क्वेश्चन किया, दोनों क्वेश्चन में मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि उससे वो आंसर ऐसा था सर कि आप जलवायु भी रिकवर हो सकती है, नगरों की जो खराब व्यवस्था होती है वो, प्रदूषण रिकवर हो सकता है, जल संबंधित समस्याएं रिकवर हो सकती है, बच्चों संबंधित बीमारी संबंधित जो समस्याएं, ये सारी रिकवर। वो 800 1600 आंसर लिखने में सर मुझे उस समय बहुत, क्योंकि पहला आंसर ऐसा आंसर था दो जो मुझे बहुत लिखना पड़ा। ठीक था, मुझे लगा मेहनत, लेकिन मैंने पूरा उसको समझने का कोशिश ज्यादा किया है। और मैं कहती हूँ सर आप इस चीज को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट होइए, क्योंकि यहाँ यूपीएससी की तैयारी हो तो रही है, वो सिर्फ ऐसा लग रहा है सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं, उनके अंदर मेहनत नहीं है। कर रहे हैं लेकिन बिना मेहनत के कर रहे हैं, और ऐसे नहीं होता है। अब उनको यही लगता है कि ये सब मेरी जरूरत है। अरे मेरी तो सही बताऊं, मुझे ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी या जरूरत तो है। सर ये लोग यूपीएससी का मतलब समझ ही नहीं रहे, या तो फिर ये लोग पढ़ाई का मतलब नहीं समझ रहे हैं कि वास्तविक शिक्षा पढ़ाई होती क्या चीज। ये यूपीएससी का मतलब नहीं समझ रहे हैं ये। यस, वही बात है। हाँ, ये लोग जो है यूपीएससी का मतलब नहीं समझ रहे हैं कि वास्तव में यूपीएससी की रियलिटी क्या है। उन्हें मेंस सर एक राजा बनने के लिए पहले आपको नौकर बनना पड़ेगा, तभी आप राजा बनोगे। बहुत ही मतलब जरूरी है, जो माहौल में लोग नहीं रहते हैं। मैं इस चीज को मानती हूँ सर कि आज नहीं तो कल जो हम मेहनत ईमानदारी से करते हैं ना, समय उसका एक एक क्षण का फल जरूर देता है। बिल्कुल पहले आप हम करें तो, हम सही। जब हम ही नहीं करेंगे तो कहाँ से देगा। वही, अब यही तो चीज है। ये लोग जो देखो, एक तो जितने लोग जो क्लास करते हैं, एक तो इनका एक माहौल जो है ना वो यूपीएससी वाला नहीं है। जैसे क्लास से बाहर निकले तो इनको, ये लोग एसएससी की बात भी सोचते हैं, ये लोग दिल्ली पुलिस या जो भी नौकरी। तो ये सब चीजों में जब तक आप फोकस्ड नहीं रहोगे ना किसी एक चीज पे, छोटी, एक एक दिल्ली पुलिस वाला तैयारी करने वाला कैंडिडेट, जो मैंने आपको 8 क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन, वो कभी नहीं सोच पाएगा वहां तक, नहीं सोच सकता जब तक आप उस लेवल सर पे। उस आंसर को किसी ने नहीं किया, मैंने सोचा कोई किया होगा, भेजा, कोई नहीं किया, तो मैंने भेजा है सर उसको। अच्छा भेजा, मैं देखूंगा। अभी 2-3 दिन थोड़ा काम ज्यादा था क्योंकि ये सब कर रहे थे क्वेश्चन। हालांकि बहुत अच्छे से तो नहीं लिख पाई, बट जैसा आया मैंने लिखा। लेकिन ये है कि उस आंसर से बहुत कुछ समझ में आया। और मैं इतना कहती हूँ सर, अगर इसको हम लोग 2-3 महीने 4 महीने तक परमानेंट किए ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके विषय में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। ऑटोमेटिक हम उसका ऑटोमेटिक हम उसका आंसर लिख लेंगे। अगर समाज से जुड़ा है तो बिल्कुल आराम से लिख। ये चीज ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि लिखने का, इनको लगता है लिखना काम है, जबकि लिखना सीखता हूँ, सीखना है, काम नहीं है।
लिखना एक जो तरह एक बुक को सर आप जो एक बुक को 4 से 5 बार पढ़ेंगे सर, वो अगर आप 1 से 2 बार उसको लिख लो ऑटोमेटिक आपको आधा ऐसे याद हो अपने आप वो साइंटिफिक ही है कि कोई चीज अगर हम लिखते हैं तो 30% याद रहती है, पढ़ते हैं तो 10% याद रहती है, तो साइंटिफिक प्रूफ है। ठीक है, तो ये चीज है। कोई नहीं, मैं इन लोगों ये से देखिए मुश्किल से 1 से 2 लोग ही हैं, ये कोई आप थोड़ा मतलब जो द हिंदू क्लास होता है उसमें जो मेंस वाले सर आप थोड़ा स्ट्रांग है, इतना देर तक बताते हैं 2 घंटे, मतलब परेशान होते हैं उसका। अगर वो लोग कैरी नहीं कर सकते, अगर वो लोग रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उनको बताइए कि रिस्पेक्ट होता क्या है। उनको नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं चीजें द हिंदू वाले में ज्यादा बता देता हूँ। उतना मैंने जो द हिंदू क्लास में और लोगों को देखा है यूट्यूब पे वगैरह में, वो क्या करते हैं, सिर्फ द हिंदू लेते हैं, उसको अंडरलाइन करते चले जाते हैं। तो एक कभी कभी लगता है कि वो वैसा ही करना पड़ेगा, क्या करें, क्योंकि जब चीजें नहीं, और फिर इतना है कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो समझे, जैसे आप समझ रही हो इस चीज को। द हिंदू करने सब आते हैं, ठीक है। आज सोचिए, आज मैंने 1 बजे पेपर को दिखाया, मतलब देखा, और 1 बजे तक किसी ने पेपर को पढ़ा नहीं था। मतलब कोई ये नहीं कह रहा था ये टॉपिक आज के पेपर से है, किसी के मुंह से ये नहीं कर रहा। तो हम इस चीज को कैसे मान लें कि यूपीएससी तैयारी करने वाले हो कि तुम 1:30 तक 1 बजे तक पेपर पढ़ नहीं पा रहे हो। जब पेपर, वो भी द हिंदू, सुबह सुबह पहुंच जाता है, सबके ग्रुप में पहुंच जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग, ठीक है, वरना 6-7 बजे तक सभी ग्रुप में पहुंच ही जाता है, और नहीं पहुंच जाए तो ऑनलाइन मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। और यूपीएससी वाला कैंडिडेट सीरियस रहेगा ना, तो 4 बजे द हिंदू आ जाता है, 4:30 बजे डाउनलोड होने लगता है, 4:30 बजे से, तो 300 रुपये खर्च करके वहां भी सब्सक्राइब कर सकता है। तो मैंने किया हुआ, इसलिए मैं ग्रुप में सब में भेज देता हूँ सुबह सुबह। तो ये चीज है, खैर कोई नहीं, अपना काम करिए। और लेकिन ये है कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं रहता है, जो चीजें मुझे सिखानी होती है वो चाहे 2 हो चाहे 10 हो, और कभी तो समझ में आएगी लोगों के, अभी नहीं आ रही है तो ये था। और खैर, और बताइए, जो क्वेश्चन आपने लिखे अभी, देखो इसमें क्या है ना, इसमें अभी क्लियर दिख नहीं रहे, तो अभी क्लास के बाद, आज क्लास खत्म हो जाएगा तो सारे आंसर मैं लैपटॉप पे देखूंगा जूम आउट करके, क्या क्या कैसे कैसे लिखा है, ठीक है। तो और जूमिंग कैसे वगैरह लिखा है सर ने। हाँ हाँ, नहीं जो पूरा हम देख लेंगे और उसको, और क्वेश्चन बताइए कोई ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो। जूमिंग की थी, लोकल फॉर वोकल, सदा, जैसे अगर किसी पर्सनालिटी पर आती है बात, जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और सपोज करो लिखना पड़े राजेंद्र प्रसाद पे या गांधी जी पे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, यानी किसी व्यक्तित्व पे आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़े, तो क्या लिखोगे? किसी व्यक्तित्व पे शॉर्ट नोट लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? तो भी इसको 3 फॉर्मेट में बांटना है। पहले तो उसका जो परिचय है, बेसिक परिचय, बेसिक परिचय मान लीजिए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो बेसिक परिचय, प्रारंभिक परिचय क्या है कि वो गुजरात में है, गुजरात से है, जन्म स्थान से होता है जन्म ना सर, स्थान जन्म का और जन्म स्थान तिथि, समय। बस इतना ही, जन्म तिथि और जन्म स्थान और राज्य का नाम लिखना, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद दूसरा लिखना है, वो है उनके जीवन का संघर्ष या उनके द्वारा किए गए कार्य, चाहे वो आप, जैसे इनके ये जो पटेल साहब के हैं, पटेल साहब ने क्या क्या किया है, अंबेडकर साहब ने क्या क्या किया है, गांधी जी ने क्या क्या किया है, इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया है। एक तो क्या है बेसिक परिचय, इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, पिताजी कौन थे, बस इतना लिख सकते हैं, बेसिक परिचय। उसके बाद जीवन में इन्होंने क्या किया, मिसेस गांधी ने या इंदिरा गांधी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भी व्यक्तित्व हैं, तो उनके जीवन में क्या किया। उसके बाद, और उसके बाद है कि इनका योगदान क्या है। योगदान का मतलब है कि हम इनसे क्या सीखते हैं। जैसे मतलब पटेल साहब की बात करें, तो पटेल साहब ने पहला आंदोलन शुरू किया था 1918 में, खेड़ा आंदोलन। फिर उन्होंने एक कर था उसको मुक्त कराया, गांधी जी के साथ रहे, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे सामाजिक बुराइयों को खत्म कराया, और साथ ही जो जो लोकल में जो चीजें थी, जैसे
वहां पे वाइन था तो उसको बंद कराया, जो शराबबंदी महिलाएं कर रही थी उनका सहयोग किया, है ना, बाल विवाह को रुकवाया, तो सामाजिक बुराइयों पर भी उन्होंने काम किया। उसके बाद आज हम उनसे क्या सीखते हैं, मैं सारे पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन है ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान बताएं, तो इस तरह से पटेल साहब का हो, चाहे वो नेहरू जी का हो, चाहे किसी का व्यक्ति का हो, तो पहले उसका बेसिक जीवन परिचय लिखेंगे, फिर उसने जो जीवन में किया है वो लिखेंगे, फिर उनका देश योगदान क्या है, योगदान का मतलब है कि उनका महत्व क्या है, हमें क्या क्या उनसे शिक्षा मिलती है, हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। बस 3 पैराग्राफ में उनको हम समेट देंगे, और यही शायद इनके बारे में लिखा होगा। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए वो इसी तरह से लिखना है, क्योंकि ना टॉपिक को बांटना बहुत जरूरी है ना, बांटना बहुत जरूरी है कि हमें क्या क्या लिखना है। क्योंकि मेन चीज यही है कि हम गांधी जी को क्यों पढ़ते हैं, किसी भी लीडर को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मेन पार्ट क्या होता है कि हम गांधी जी से या पटेल साहब से क्या सीखते हैं, वो चीज मेन चीज है। ठीक है, तो ये है। और क्वेश्चन इसमें सर हाँ हाँ मैं बोल रही थी क्वेश्चन सर आप ना फर्स्ट मीटिंग भी भेज दिया करिए, हाँ, क्वेश्चन में फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है। क्योंकि इतने समय क्या होता है क्लास लेते हैं उसके बाद फिर आप देखते हैं सोते होते होते लेट हो जाता है, फिर मुझे लिखने में टाइम, फिर मेरे घर और पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाता, डिस्टर्ब हो जाता ठीक है, अभी एक्चुअली है। तो संडे सुबह अगर सैटरडे। मिलेगा, हाँ हाँ, सुबह मिलेगा ना तो आपकी क्लास के बाद तुरंत में बैठ जाऊंगा तो 9-10 बजे तक आराम से कर सकती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आज का थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आज अभी भेज भेज देंगे, और कल से जो है सुबह ही भेज दिया करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी परसों वाले क्वेश्चन सुबह भेज देंगे। ठीक है, और नहीं ये इसका क्वेश्चन जो 7-8 क्वेश्चन है सर, हाँ यही एक वाले, मतलब मॉर्निंग भेजना है ना। जिस पर क्वेश्चन सर अलग अलग सब्जेक्ट से रहेगा ना सर, तो सारे सब्जेक्ट एक साथ रिकवर होते जाएंगे थोड़े थोड़े। नहीं, जो अभी जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक ये पहले भी भेजे थे, जैसे पाषाण काल और नवपाषाण काल में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन गए होंगे आपको। और मानव जलवायु के अधीन है, आप इससे आप कहाँ तक सहमत हैं, तो ये क्वेश्चन मिले थे आपको। सर ये सब मैंने किया है, अच्छा भौम ठीक है जल ठीक का है, भी, चलिए। बेरोजगार मानव एवं जलवायु में ये हम्म, सब हो गया, महापाषाण काल और पाषाण काल एवं नवपाषाण काल, ये सब दिया है सर, तो ये सब हम लोगों ने किया है। ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो आज ज्यादा लोग तो है नहीं, दो ही लोग हैं, तो हम अब यही, क्योंकि 5 बजे क्लास भी है मेरा, तो हाँ क्वेश्चन में भेज देता, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो ना समझ में आए तो वो पूछ लेना, और जो बच गया हो वो जरूर लिखना है इसमें से। और मैं आज सारे क्वेश्चन चेक करूंगा, कल तो पहले भी जो भी आए होंगे आपके वो सारे चेक करूंगा मैं। ओके, लेकिन मेरा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है सर उसमें मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, नहीं मतलब फिर अभी जब आप बताए तब समझ में आया, उस कोई नहीं, हिसाब फिर से से हम लिख, लोग। कोई नहीं, वो फिर से लिख लेना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है उसमें, जो हमने कल पीडीएफ दिया है, तो उसको भी देख लेना आप। ठीक है, ओके सर। बाकी हम लोग कल ही मिलते हैं, क्वेश्चन भेज देंगे अभी थोड़ी देर में। ओके।